आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक सच्ची कहानी पे आधारित मूवी जो कि इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण पे आधारित है कि कैसे एक साइंटिस्ट जो कि अपनी पूरी मेहनत और अपने लगन से अपने देश अपने वतन का नाम रोशन करने निकले थे, पर इस देश ने कभी उनकी कीमत समझी नहीं और इसी कारणवश आज इसरो, नासा और तमाम स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से कईयों दशक पीछे है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें केरला के त्रिवेंद्रम का एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ नंबी नारायण अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं और वो फिलहाल किसी रिश्तेदार की शादी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर जो की शादी दोपहर की होती है। इस वजह से नंबी नारायण अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटाने के लिए बाहर चले जाते हैं, पर रास्ते में मंदिर पड़ने की वजह से वो अपना सर पहले मंदिर में झुकाने का सोचते हैं, पर सुबह ही सुबह पेपर में निकली किसी खबर की वजह से मंदिर का पुजारी भी उन्हें शक के नजरिए से देख रहा होता है और इसी वजह से जब आरती लेने का समय होता है और नंबी नारायण आरती लेने ही वाले होते हैं कि तभी मंदिर का पुजारी खुद अपनी हाथों से आरती बुझा देता है। ये देख करके नंबी जी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या है और तभी पुलिस वाले भी वहाँ आ पहुँचते हैं और उन्हें एक क्रिमिनल की तरह गाड़ी में बंद करके वहाँ से लेते जाते हैं। और इधर मीना जी के साथ भी शादी में लोग अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करते हैं और उन्हें शादी वाले घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा दर्शक, ऐसा ऑडियंस और नंबी परिवार को कुछ पता नहीं चलता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और अब हमें सीधे 19 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ इसरो के साइंटिस्ट अपनी पहली कोशिश में ही मार्स तक पहुँच गए होते हैं और यहीं पे हमें उन देशों का नाम भी देखने को मिलता है जो कि इंडिया से पहले मार्स तक गए होते हैं और उनकी बजट और उनकी अटेम्प्ट सारे मेंशन किए जाते हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके उन्हें पढ़ सकते हैं। इंडिया जो कि मार्स तक सिर्फ $74 मिलियन में पहुंचा होता है, वो भी अपनी पहली प्रयास में ही। पर आपको जान के हैरानी तब होगी जब आपको यह पता चलेगा कि इस मिशन की बजट हॉलीवुड में बनने वाली साइंस फिक्शन मूवी से भी कम थी। और अब हमें नंबी नारायण जी को दिखाया जाता है जो कि 2013 में शाहरुख खान को इंटरव्यू देने आए होते हैं ताकि पूरा देश ये जान सके कि एक देशभक्त होने की कीमत उन्हें और उनके परिवार को कैसे चुकानी पड़ी। और इसके बाद नंबी नारायण जी अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं जहां वो अपनी कहानी विक्रम साराभाई से स्टार्ट करते हैं जिन्हें वो अपना गुरु और अपना पिता मानते थे। और अब हमें कुछ समय पहले की कहानी दिखाई जाती है जहां एपीजे अब्दुल कलाम अपने कुछ साइंटिस्टों के साथ मिलकर के सॉलिड प्रपल्सन पर रिसर्च कर रहे होते हैं, पर नंबी नारायण उन्हें यह बताते हैं कि उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। पर एपीजे अब्दुल कलाम उनकी बात नहीं सुनते और वो अपना टेस्ट स्टार्ट जारी रखते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि अब्दुल कलाम जी अपना जान गंवाते गंवाते बचते हैं अगर ठीक समय पर नंबी जी वहां आकर के उन्हें वहां से हटाया नहीं होता। और इसके बाद हमें विक्रम साराभाई को दिखाया जाता है जिनकी फैसिलिटी में अब्दुल कलाम जी और नंबी नारायण जी काम कर रहे होते हैं और यहीं पे नंबी नारायण जी विक्रम साराभाई से यह बोलते हैं कि उन्हें लिक्विड प्रपल्सन पर काम करना चाहिए, जिस पर अब्दुल कलाम जी यह बोलते हैं कि अभी हम सॉलिड प्रपल्सन को तो अच्छे से समझ नहीं सके तो फिर लिक्विड प्रपल्सन को कैसे समझेंगे। ये सुनकर के नंबी जी यह बोलते हैं कि दूसरे देशों के साइंटिस्ट लिक्विड प्रपल्सन का इस्तेमाल करके अपनी रॉकेट्स स्पेस में भेज रहे हैं, सो हम क्यों नहीं। पर जो कि इंडिया में उस वक्त किसी को लिक्विड प्रपल्सन के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, इस वजह से नंबी जी ने अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपनी लिक्विड प्रपल्सन की थीसिस कंप्लीट करने की सोची, जिस पर विक्रम साराभाई उन्हें यह अनुमति दे देते हैं। यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद जब वहां के प्रोफेसर बच्चों को शॉक ट्यूब के बारे में पढ़ा रहे होते हैं तब नंबी जी प्रोफेसर से यह बोलते हैं कि आप गलत पढ़ा रहे हो, जिस पर वहां के प्रोफेसर नंबी जी से यह बोलते हैं कि बुक में यही लिखा है और मैं यही पढ़ाऊंगा, और अगर तुम्हें लगता है कि बुक में गलत लिखा है तो क्यों नहीं तुम इस बुक के राइटर को लिख करके उनसे बताते हो, जिस पर नंबी जी मान जाते हैं। पर कहीं न कहीं नंबी जी को यह पता चल जाता है कि ये प्रोफेसर उनके काम का नहीं है, इस वजह से वो अपनी लिक्विड प्रपल्सन पे थीसिस प्रोफेसर क्रॉको के अंदर करने की सोचते हैं। पर उन्हें वहां के बच्चों से यह पता चलता है कि प्रोफेसर क्रॉको अब यूनिवर्सिटी नहीं आते क्योंकि उनकी वाइफ की हेल्थ ठीक नहीं रहती है। ये सुनकर के अगले दिन ही नंबी जी प्रोफेसर क्रॉको के घर जा पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो उनके अंडर रह करके अपनी लिक्विड प्रपल्सन की थीसिस कंप्लीट करना चाहते हैं, पर जो कि प्रोफेसर क्रॉको अपनी हाउस होल्ड ड्यूटीज में इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि वो नंबी जी को मना कर देते हैं। पर जो कि नंबी जी को हर हालत में लिक्विड प्रपल्सन पे थीसिस करना ही था, इस वजह से वो प्रोफेसर क्रॉको से यह बोलते हैं कि वो उनके घर का सारा काम कर देंगे और बदले में जो फ्री टाइम मिलेगा उसमें वो उनकी थीसिस कंप्लीट करने में मदद कर दे, जिस पर प्रोफेसर क्रॉको मान जाते हैं। और जब भी प्रोफेसर क्रॉको को समय मिलता वो नंबी जी को अपनी फैसिलिटीज में ले जाकर के ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी इधर नंबी जी को उस बुक के राइटर से वो लेटर मिल जाता है जिसमें वो मानते हैं कि उनके इस बुक में प्रिंटिंग एरर है, पर उन्हें आश्चर्य तो इस बात की है कि अब तक किसी प्रोफेसर ने इस एरर को हाईलाइट क्यों नहीं किया। और अब जो थीसिस नंबी जी 3 सालों में पूरा करने वाले थे वो अपनी मेहनत और अपनी लगन से सिर्फ 8 महीनों में ही पूरा कर दिया था। नंबी जी की ये काबिलियत देख करके प्रोफेसर क्रॉको नंबी जी का नाम नासा के साइंटिस्टों को सजेस्ट करते हैं, जिस वजह से नंबी जी को नासा में ऐसा साइंटिस्ट काम करने का जॉब ऑफर किया जाता है।
और जो कि जॉब ऑफर इतना ज्यादा बड़ा होता है कि कोई भी दूसरा साइंटिस्ट उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। पर नंबी जी अपने इस जॉब ऑफर के बारे में सबसे पहले अपनी वाइफ मीना को बताते हैं, जहां वो उनसे बोलते हैं कि जितना वो इंडिया में काम करके 5 सालों में कमाएंगे इतना उन्हें यहाँ सिर्फ 1 महीने में मिलेगा। पर जो कि नंबी जी का देश प्रेम बहुत ज्यादा बड़ा था, इस वजह से वो उस जॉब को छोड़ करके वापस से इंडिया जाते हैं और दोबारा से विक्रम साराभाई के अंडर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पर जो कि नंबी जी को अभी फ्लूइड प्रोपल्शन पे और ज्यादा रिसर्च करना था और अब वो नासा नहीं जा सकते थे और रशिया और चीन जाने की वो सोच नहीं सकते थे। इस वजह से अब उनके पास कोई और ऑप्शन बचा था तो वो था सिर्फ यूरोप। इस वजह से नंबी जी सीधा स्कॉटलैंड जा पहुंचते हैं, जहां पहुंच करके वो रोल्स रॉयस के सीईओ वेल क्लेवर से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें फ्लूइड प्रोपल्शन पे रिसर्च करना है। पर जो कि वेल क्लेवर कभी इंडिया में कर्नल बन करके इंडिया पे राज किए थे और उनका भी हाथ इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे में था। इस वजह से वो इस गिल्ड से इतना ज्यादा मरे जा रहे थे कि वो इंडिया के लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे ताकि उनका कुछ गिल्ड कम हो। इस पर नंबी जी उनसे यह बोलते हैं कि क्यों ना आप फिर अपनी लिक्विड फ्लूइड वाली पूरी इक्विपमेंट ही मुझे दे दें। पर पहले तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो चीज नंबी जी उनसे मांग रहे होते हैं उनकी उस जमाने में कीमत लगभग 400 मिलियन पाउंड थी। पर बाद में वेल क्लेवर मान जाते हैं और वो उन्हें इक्विपमेंट्स फ्री में देने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये सुनकर के नंबी जी इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो ये खबर खुद विक्रम साराभाई को देना चाहते थे ताकि वो उनका चेहरा देख सके जब वो उन्हें ये खुशखबरी सुना रहे हों। पर तभी उन्हें यह पता चलता है कि विक्रम साराभाई की संदिग्ध हालातों में मौत हो चुकी है और अब विक्रम साराभाई के गुजर जाने के बाद सतीश धवन को इसरो का कमान सौंप दी जाता है। पर जो कि इसरो के पास फंड्स की कमी थी, इस वजह से उन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं मिल पा रहे थे, जिस वजह से वो रॉकेट टेस्टिंग में बार बार फेल हो जा रहे थे। ये देख करके नंबी जी सतीश धवन से यह बोलते हैं कि उनके पास दिमाग है, सो वो इस दिमाग का इस्तेमाल करके वो फंड्स का जुगाड़ करेंगे। और इसके बाद वो सतीश धवन को यह बताते हैं कि फ्रांस अपनी एरियाना रॉकेट्स के लिए वाइकिंग फ्यूल इंजन तैयार कर रहा है, जिसके लिए उन्हें सैकड़ों साइंटिस्ट और सैकड़ों वर्कर्स की जरूरत है। इस वजह से हम उन्हें अपना काबिल दिमाग देंगे और बदले में हम उनसे लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने की टेक्निक सीख लेंगे, जिस पर सतीश धवन मान जाते हैं। और इसके बाद इंडिया से टोटल 52 साइंटिस्ट फ्रांस के लिए निकल पड़ते हैं, जहां उनका मिशन यह होता है कि उन्हें किसी तरह भी करके लिक्विड फ्यूल इंजन की हर एक टेक्निक सीखनी है। जिसके बाद से इंडियन साइंटिस्ट वहां के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पर किसी भी साइंटिस्ट को आरसीडी में घुसने का ऑथराइजेशन नहीं मिलता है, जहां सारा कैलकुलेटेड डेटा रखा जाता था। बिना डेटा के उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। इस वजह से उन्हें अपना मिशन फेल होता नजर आने लगता है कि तभी उन्हें यह पता चलता है कि वाइकिंग इंजन का अपर स्टेबिलिटी मार्जिन बहुत कम है। ये सुनते ही नंबी जी के चेहरे पे मुस्कान की लहर दौड़ पड़ती है और वो वहाँ के साइंटिस्ट को बताते हैं कि उनकी वाइकिंग इंजन का अपर स्टेबिलिटी मार्जिन बहुत कम है, जिससे कि रॉकेट लॉन्च होने से पहले ही ब्लास्ट हो जाएगा। ये सुनकर के वहाँ के साइंटिस्ट नंबी जी को अपनी बात प्रूव करने को बोलते हैं, जिसके बाद नंबी जी अपनी टीम के साथ लैब में पहुंच करके उन्हें ये दिखा देते हैं कि अगर रॉकेट लॉन्चर के अपर स्टेबिलिटी मार्जिन हाई कर दिया जाएगा तो वाइकिंग इंजन कैसे पागल कुत्तों की तरह कांपने लगेगा। ये देख करके वहाँ के साइंटिस्ट नंबी जी से अप्रोच करते हैं कि वो इस प्रॉब्लम को ठीक कर दें, जिस पर नंबी जी उनसे बोलते हैं कि बिना डेटा के वो कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से उन्हें आरसीडी में जाने की परमिशन मिलनी चाहिए ताकि वो राइट डाटा को एक्सेस करके इस प्रॉब्लम को सही कर सके, जिस पर वहाँ के साइंटिस्ट मान जाते हैं। जिसके बाद इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए नंबी जी इसरो से उन्नी कृष्णन को वहाँ बुलाते हैं और अभी उन्नी कृष्णन उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहे होते हैं कि तभी उन्नी कृष्णन के घर से रिसर्च सेंटर में फोन आ जाता है, जहाँ फोन नंबी जी रिसीव कर लेते हैं। फोन रिसीव हो जाने के बाद उन्नी कृष्णन के घर वाले नंबी जी से यह बोलते हैं कि वो प्लीज उन्नी कृष्णन को घर भेज दें, क्योंकि उन्नी कृष्णन का इकलौता बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर के नंबी जी अंदर से एकदम टूट जाते हैं, पर किसी तरह करके वो खुद की इमोशंस को कंट्रोल करके उनसे बोलते हैं कि उन्नी कृष्णन अभी घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर वो घर पहुंच भी जाते हैं तो अब कुछ बदलने वाला नहीं, पर अगर वो यहाँ से चले जाते हैं तो 52 साइंटिस्टों की सालों की मेहनत एक क्षण में बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद उन्नी कृष्णन अपने काम को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेते हैं और टेस्ट में भी वाइकिंग इंजन अब एकदम स्टेबल हो चुकी होती है। ये देख करके वहाँ मौजूद साइंटिस्ट खुशी से झूम उठते हैं कि तभी एक साइंटिस्ट उन्नी कृष्णन से यह बताता है कि अब उनका लड़का इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर के उन्नी कृष्णन अंदर से एकदम टूट जाते हैं कि तभी वहाँ नंबी जी भी आ जाते हैं। नंबी जी को वहाँ देख करके उन्नी कृष्णन उनसे बोलते हैं कि आपको ये बात पिछले 2 हफ्तों से पता थी, पर आपने मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। और इतना कहने के बाद वो नंबी जी को सबके सामने एक थप्पड़ मार देते हैं और वहाँ से चले जाते। और अब कहानी वापस से इंटरव्यू की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ शाहरुख खान नंबी जी से यह पूछते हैं कि आप और आपके साइंटिस्ट फ्रांस में डिटेल ट्रेनिंग लेने के बाद भी इंडिया को काफी समय लग गया अपना पहला लिक्विड इंजन बनाने में, जिस पर नंबी जी बोलते हैं लगभग 8 साल, क्योंकि हमारे पास
रिसोर्सेस और फंड की कमी बहुत ज्यादा थी। इस वजह से जब वो अपना पहला लिक्विड इंजन बना करके रेडी किए तो उन्हें टेस्ट करने के लिए भी उन्हें वो इंजन फ्रांस ले जाना पड़ा, क्योंकि इंडिया के पास खुद का रॉकेट स्टैंड तक नहीं था। और अब जब नंबी जी अपने साइंटिस्टों के साथ अपनी बनाई हुई लिक्विड इंजन को फ्रांस में ले जाकर के टेस्ट कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि उनकी बनाई हुई इंजन सफलतापूर्वक 180 सेकंड तक उड़ान भरने में सफल हो गई है। ये देख करके वहाँ मौजूद फ्रांस के साइंटिस्ट चौंक जाते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने भी इस मुकाम को हासिल नहीं करा होता है। अपने बनाए हुए इंजन की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देख करके नंबी जी उस इंजन का नाम विकास देते हैं। अपने इस सवाल का जवाब मिल जाने के बाद शाहरुख खान नंबी जी से यह पूछते हैं कि अब आपकी नजर क्रायोजेनिक इंजन बनाने पे था, जिस पर नंबी जी हाँ बोलते हैं, क्योंकि बिना क्रायोजेनिक इंजन की मदद से वो चाहे कितनी भी सॉलिड और लिक्विड फ्लूइड्स का इस्तेमाल करके मिसाइल बना ले, पर बिना क्रायोजेनिक इंजन के वो उन्हें आउटर स्पेस में नहीं भेज सकते और उसे बनाने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। इस वजह से उन्होंने सोचा कि वो क्रायोजेनिक उन देशों से एक्सपोर्ट करेंगे जिसके पास ये टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद थी, जिसमें इंडिया की पहली पसंद यूएसएसआर यानी कि आपका रसिया बना, क्योंकि उनका प्राइस सबसे कम था। जिसके बाद नंबी जी अपने 2 साइंटिस्टों के साथ रसिया जा पहुंचते हैं ताकि वो इस डील को फाइनल कर सके। पर इससे पहले कि वो इस डील को खत्म करते, अमेरिका को ये भनक लग जाती है कि यूएसएसआर इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन सप्लाई कर रहा है। इस वजह से वो यूएसएसआर पे एमटीसीआर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करने का ठान लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यूएसएसआर कई हिस्सों में टूट जाएगा। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इंडिया ने क्रायोजेनिक की डील उनसे ना करके यूएसएसआर से की थी, पर जो कि इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन की सख्त जरूरत थी। इस वजह से नंबी जी ये डिसाइड करते हैं कि इससे पहले कि अमेरिका की फौज उन तक पहुंचे, वो क्रायोजेनिक इंजन को डिसमेंटल करके उसे फ्लाइट में रख करके वापस से अपने देश चले जाएंगे। पर जो कि अमेरिका रसिया से इंडिया जाने वाली सारी फ्लाइट्स पर निगरानी रख रहा था, इस वजह से नंबी जी उनसे बोलते हैं कि वो डिसमेंटल की हुई क्रायोजेनिक पार्ट्स को यहाँ से लेकर कराची जाएंगे और फिर वहाँ से इंडिया के लिए निकलेंगे, जिस पर रशियंस भी मान जाते हैं। जिसके बाद उन सारी डिसमेंटल की हुई क्रायोजेनिक पार्ट्स को 3 फ्लाइट से इंडिया ले जाना था, पर इससे पहले कि अभी वो बाकी के दोनों फ्लाइट से सामान रख करके वहाँ से रवाना होते, रशियंस को अमेरिकन आर्मी के वहाँ आने की खबर लग जाती है, जिस वजह से रशियंस नंबी जी को यह दिलासा देते हैं कि वो बाकी के 2 फ्लाइट्स भी इंडिया पहुँचा देंगे, पर पहले उन्हें अपनी जान बचा करके यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद नंबी जी और उनके साथी सिर्फ एक ही फ्लाइट में क्रायोजेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स लेकर के वहाँ से रवाना होने में सफल हो जाते हैं। पर इससे पहले कि नंबी जी का क्रायोजेनिक इंजन का सपना पूरा होता, उनकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त स्टार्ट हो जाता है, जहाँ उन पर कई सारे इल्जाम लगाए जाते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से पैसे लेकर के उन्हें क्रायोजेनिक इंजन बनाने का मॉडल बेचा है, जिस वजह से उनके और उनकी फैमिली के साथ वहाँ के लोग बुरा बर्ताव करने लगते हैं और पुलिस नंबी जी को पकड़ करके जेल में डाल देती है, जहाँ वो उन्हें कई दिनों तक टॉर्चर करते रहते हैं ताकि नंबी जी इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि उन्होंने पाकिस्तान को क्रायोजेनिक इंजन का मॉडल बेचा है। पर नंबी जी ये बात एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें यह मालूम चल गया था कि ये बस उन्हें फंसाने की चाल चली जा रही है। जिसके कुछ दिनों बाद ये केस सीबीआई के अंडर आ जाती है, जहाँ सीबीआई को अपनी छानबीन में यह पता चलता है कि जिन लोगों ने भी नंबी जी के खिलाफ बयान दिया था, वो बयान उसे जबरदस्ती डरा धमका करके रिकॉर्ड करवाया गया था। और तभी एक दिन नंबी जी से जेल में मिलने उन्नी कृष्णन आ जाते हैं, जहाँ नंबी जी उन्नी कृष्णन से यह बोलते हैं कि जैसा तुम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज मैं तुम्हारे सामने लाचार बेबस खड़ा हूँ और ऊपर से मेरे ऊपर देशद्रोह का आरोप भी है। नंबी जी की ये बात सुन करके उन्नी कृष्णन उनसे यह बोलते हैं कि हाँ, मैं जैसा चाहता था आज तुम वैसी स्थिति में हो, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम जैसा आदमी देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। और इधर सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है, जिसमें नंबी जी बिल्कुल निर्दोष होते हैं। इस वजह से नंबी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। 50 दिन जेल में बिताने के बाद जब नंबी जी अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी वाइफ मीना पागल हो चुकी है, क्योंकि वो उनके जेल जाने की खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक गहरे सदमे में चली गई। अपनी बीवी को ऐसी हालत में देख करके नंबी जी अंदर से एकदम टूट जाते हैं कि इतने पे ही कुछ लोग नंबी जी के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और उनके घर पर पथराव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद नंबी जी वापस से इसरो के ऑफिस जा पहुंचते हैं, जहां उन्हें यह पता चलता है कि रसिया से बाकी की फ्लाइट अब तक इंडिया पहुंची नहीं है। जिस पर नंबी जी सभी से बोलते हैं कि उन्हें अपनी क्रायोजेनिक इंजन खुद ही बनानी पड़ेगी। कि तभी वहां मौजूद अरुणन उनसे यह बताते हैं कि वो बिना क्रायोजेनिक इंजन की मदद से ही वो अपनी रॉकेट्स को आउटर स्पेस में भेज सकते हैं, अगर वो किसी तरह करके विकास इंजन का टाइम 180 सेकंड से थोड़ा ज्यादा बढ़ा दें। ये सुनकर के वहां मौजूद सभी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जिसके बाद आगे चल के अरुणन को मंगल मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया जाता है। और फिर कुछ समय बाद जब नंबी जी का पूरा परिवार एक शादी अटेंड करने गया होता है कि तभी उन्हें एक खबर मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया है। ये सुनकर के नंबी जी और उनका परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कोर्ट उन्हें कंपनसेशन अमाउंट के तौर पर 1 करोड़ रुपए देने का वादा करती है। जिसके बाद नंबी जी को क्या क्या मिला उन सब चीजों का फोटो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अब उस इंटरव्यू को खत्म करते करते हमें रियल नंबी जी को दिखाया जाता है, जो कि शाहरुख खान से यह कहते हैं कि वो देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उन्हें महान बनाने वालों की उस देश में कदर ना हो। और इतना कहने के बाद
वो वहाँ से चले जाते हैं। बता दूं, आज भी इंडिया की जितनी भी स्पेस मिशन होती है उन सब में नंबी जी की बनाई हुई विकास इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूँ।